आप देख रहे हैं जुनून तेरे इश्क का भाग 3। दोनों पार्लर से बातें करते हुए बाहर आ रहे थे, या फिर ये कहना ज्यादा सही होगा कि आदिका हितेन को कुछ बताते हुए बाहर आ रही थी, जब एकदम से सामने से आते एक शख्स से बुरी तरह टकराई। वो लड़खड़ा कर गिर भी जाती अगर सामने वाले शख्स ने फौरन उसे कंधे से पकड़कर ना थामा होता। आदिका ने अपना सर पकड़ लिया जो उसके लोहे जैसे सीने से टकराया था। एक लम्हे बाद वो संभली और गुस्से से सामने वाले शख्स को कुछ बोलने को हुई तो सामने देवांश को देख उसके सारे लफ्ज गुम हो गए। वो हैरत से उसे देखे गई। तुम ठीक हो? उसने सर उठाया तो देवांश भी कुछ हैरान हुआ, लेकिन फिर नरमी से पूछा। वो उसके सीने से पूरी तरह टकराई थी, यकीनन उसे लगी होगी। आदिका तो मानो गूंगी हो गई, उसके मुंह से एक लफ्ज भी नहीं फूटा। उसका ध्यान इस बात पर भी नहीं गया कि देवांश ने अभी भी उसके कंधे पर हाथ रखा हुआ था, लेकिन आदिका के कंधे पर किसी लड़के का हाथ देखकर हितेन के अंदर का भाई जरूर जाग गया था। तभी उसने कुछ गुस्से में देवांश का हाथ आदिका के कंधे से झटक दिया। देवांश के साथ आदिका भी चौंकी। दूर रहकर बात करो समझी, दोबारा इसे हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। हितेन ने उंगली दिखाकर देवांश को वार्न किया, साथ ही आदिका के करीब आकर खड़ा हो गया। आदिका ने घबराकर हाथों को आपस में उलझा लिया, डर के मारे उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। देवांश ने खामोश नजरों से पहले हितेन को देखा जो गुस्से में उसे घूर रहा था, और फिर आदिका को जो गर्दन झुकाकर एक अच्छी बच्ची की तरह ऐसे खड़ी थी मानो उससे ज्यादा मासूम वहाँ कोई और था ही नहीं। कौन है ये? देवांश ने उससे संजीदगी से पूछा तो आदिका ने कसकर आंखें मींच ली। माही का तो कोई और भाई था ही नहीं। ऐसे में उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो देवांश को क्या बोले। उसे खामोश देख देवांश ने एक बार फिर अपना सवाल दोहराया। हितेन को समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। अगर आदिका सामने खड़े शख्स को जानती है तो फिर उसे देखकर चौंकी क्यों थी? तुमसे पूछ रहा हूँ, जवाब दो। है कौन ये? क्या ये तुम्हारे बॉयफ्रेंड्स में से है कोई? देवांश ने खुद ही अंदाजा लगाते हुए कहा तो आदिका को तो मानो काटो तो खून नहीं वाली हालत हो गई, जबकि इस बार चौंकने की बारी हितेन की थी। वो आंखें फाड़े आदिका को देखने लगा। बॉयफ्रेंड्स वाली बात उसके सर पर किसी बम की तरह फूटी थी। वो आदिका के घर का माहौल अच्छी तरह से जानता था, वहाँ लड़कों से दोस्ती तक को बना ही थी। ऐसे में बॉयफ्रेंड बनाना तो बहुत दूर की बात थी। बॉयफ्रेंड्स? हितेन के मुंह से धीरे से निकला, जो सुनकर आदिका ने जोर से नामे गर्दन हिलाई। डर के मारे उसकी जान सूख गई थी। माही, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, कुछ तो बोलो। उसके चुप्पे पर देवांश ने इस बार कुछ खींचते हुए बोला तो आदिका हड़बड़ा गई। पास खड़े हितेन का तो सर चकरा रहा था, क्योंकि सामने खड़ा शख्स आदिका को माही बोल रहा था। वो ये मेरा फ्रेंड है, उसने कुछ नर्वस होकर कहा। हितेन और ज्यादा उलझ गया, लेकिन फिलहाल उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। रियली? तो फिर तुम्हें लेकर इतना पॉजिटिव क्यों हो रहा है? देवांश ने एक कदम आगे आते हुए खासी संजीदगी से पूछा, मानो उसे आदिका की बात पर यकीन नहीं आया हो। डर के मारे आदिका की सांसें दो पल को अटक सी गई। देवांश उसके चेहरे पर नजरें जमाए खड़ा था। बचपन का दोस्त है, मुझे लेकर हमेशा से ही बहुत पॉजिटिव रहता है, बिल्कुल भाई की तरह। उसने संभल कर जवाब दिया। देवांश ने खामोशी से सर हिलाया, जबकि हितेन ने आदिका को घूर कर देखा। अगर तुम दोनों के सवाल जवाब हो गए हों तो चले, हितेन ने चिढ़कर कहा तो आदिका ने जल्दी में सर हिलाया। मैं चलती हूँ, काफ़ी देर हो गई है, बाय। उसने अब देवांश को देखकर कहा और हितेन के साथ वहाँ से चली गई। देवांश सीने पर हाथ बांधे उसे तब तक देखता रहा जब तक कि वो नजरों से ओझल नहीं हो गई। बाहर आकर हितेन आदिका को घूरने लगा और वो उलझी हुई से ये सोच रही थी कि उसे क्या और कैसे बताए। कुछ बोलेगी अब? क्या कांड किया है तुमने? हितेन उसे शक भरी नजरों से देखते हुए बोला। नहीं नहीं, मैंने कोई कांड नहीं किया। तो फिर वो लड़का अंदर तुम्हें माही क्यों बोल रहा था? कौन था वो? और उसने ये क्यों कहा कि तुम्हारे बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स हैं? उसने एक के बाद अपने दिमाग में चल रहे सारे सवाल पूछ लिए। इसका नाम वेदांश है, लेकिन मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। वो मेरी फ्रेंड माही है ना, उसके लिए रिश्ता आया था इसका। लेकिन तब वो इससे शादी तो दूर, इससे मिलना भी नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने मुझे। आदिका ने एक एक कर सारा सच उसे बता दिया। हितेन की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। आदिका, तुम पागल हो क्या? दोस्त की हेल्प करना सही है, लेकिन ये क्या बेवकूफ़ी की है तुमने? अपनी पहचान छुपाकर किसी लड़के से मिलने चली गई। ये तो शुक्र है कि मैं था तुम्हारे साथ। अगर मेरी जगह धवल भाई या घर का कोई और फैमिली मेम्बर होता तो अंदाज़ा भी है तुम्हें क्या हो सकता था। मुझे थोड़े पता था वो हमें यहाँ मिल जाएगा, वो परेशान होकर बोली। उसकी बात सुन हितेन कुछ बोलता उससे पहले ही उसका फ़ोन रिंग हुआ। हितेन ने पॉकेट से फ़ोन निकाल कर देखा, धवल की कॉल आ रही थी। उसने जल्दी से फ़ोन उठाया। जी भैया, बस आ रहे हैं, रास्ते में हैं। जी। उसने थोड़ी देर बात करके फ़ोन रख दिया और फिर आदिका को देखा, जो कहीं खोई हुई सी थी, दूसरी तरफ देख रही थी।
हितेन ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वह एक पल को चहक उठी। अब इतना भी डर लग रहा है तो फिर ये मुसीबत खुद के गले लगाने की क्या ज़रूरत थी? मुझे नहीं पता था बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। अब क्या करोगी और कितने दिन इस झूठी पहचान के साथ जीना है? ठाकुर जी ने चाहा तो एक दिन भी नहीं। माही ने कल ही कहा था कि वो बहुत जल्द देवांश को सब कुछ सच सच बता देगी। आई होप ऐसा ही हो। चलो काफ़ी देर हो गई है। हितेन ने उसे चलने का इशारा किया और वो उसके साथ बाइक के पास आ गई। आते वक्त जितनी एक्साइटमेंट थी वो सारी अब गायब हो चुकी थी। वो दोनों घर पहुंचे तो शोभा उनका इंतजार कर रही थी। आदिका हाथ में पकड़ी आइसक्रीम उन्हें देकर अपने कमरे में आ गई। शोभा हितेन से बातें करने लगी। आदिका ने सेजल को आइसक्रीम का बताया तो वह खुश होकर अपनी आइसक्रीम खाने के लिए कमरे से बाहर चली गई। आदिका अब देवांश के बारे में सोचने लगी। उसे अब वाकई अफसोस हो रहा था कि उसने क्यों देवांश से झूठ कहा। हे ठाकुर जी, प्लीज़ कल माही देवांश को सब कुछ सच सच बता दे। उसने मन ही मन प्रार्थना की और माही को एक मैसेज किया और अगले कुछ मिनटों बाद ही माही की कॉल आ गई। उसने फ़ोन उठाया और आज आइसक्रीम पार्लर में जो कुछ भी हुआ उसे सब कुछ बता दिया। जिस पर माही ने उसे पक्का वादा किया कि वो दिवाली की रात जब वो उसके घर डिनर के लिए आएगा तो तभी उसे सब कुछ सच सच बता देगी। 2 दिन बाद आज दिवाली थी। माही और आदिका दोनों के घर में काफ़ी चहल पहल थी। आदिका माही से बात करने के बाद अब काफ़ी रिलैक्स्ड भी फील कर रही थी। उसे यकीन था कि अब माही देवांश को सब कुछ सच बता देगी। उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। शाम को उनके घर दिवाली की पूजा हुई और फिर आदिका ने आस पास की औरतों को दिवाली की शुभकामनाएं देकर उन्हें मिठाइयाँ दी। आदिका घर के बाहर हितेन और सेजल के साथ मजे से पटाखे फोड़ रही थी जब माही ने उसे कॉल किया था। वो उसे अपने घर आने का बोल रही थी। सिर्फ वही नहीं, माही की मम्मी ने भी उसे कुछ देर घर आने के लिए कहा था और वो रेनू को मना नहीं कर पाई। उससे कुछ पल सोचने के बाद हितेन को बताया और उसने चुटकियों में उसकी परेशानी हल कर दी। उसने किसी तरह शोभा को मना लिया और उसने आदिका को कुछ देर माही के घर जाने की इजाज़त दे दी। धवल अपने दोस्तों के साथ गया हुआ था, इसीलिए हितेन उसकी बाइक पर आदिका को माही के घर छोड़ने जा रहा था। क्योंकि शोभा आदिका को तो हरगिज अकेले नहीं जाने देती। आदिका को माही के घर छोड़कर हितेन वहां से चला गया। आदिका ने कहा था उसे कुछ देर रुकने को, लेकिन चूंकि वो माही या उसके घर में किसी को नहीं जानता था इसीलिए उसने इनकार कर दिया। आदिका उसे बाय बोलकर घर के अंदर आ गई। बाहर उसने पार्किंग में देखा था वहाँ माही के पापा की कार के अलावा और कोई गाड़ियाँ नहीं थी। मतलब देवांश या उसकी फैमिली अभी आई नहीं थी। उसे ना जाने क्यों थोड़ी राहत हुई। वो मुस्कुराकर अंदर आई और माही के मम्मी पापा को दिवाली विश करके वो सीधा माही के कमरे में आ गई। माही आईने के सामने खड़ी खुद को बहुत ध्यान से देख रही थी कि कहीं उसमें कुछ कमी तो नहीं रह गई। उसे आदिका के आने की भी खबर नहीं हुई, जो देख आदिका के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। वो दबे कदमों से माही के पास आई और एकदम से उसके कान में चीखी। माही उस लम्हे अपनी आईब्रोज पर आईब्रो पेंसिल फेर रही थी। आदिका के अचानक चीखने से उसकी आईब्रो की शेप बिगड़ गई। माथे पर काला निशान लग गया। वो कुछ पल को डर भी गई थी और फिर जैसे ही आदिका पर नजर पड़ी उसने गुस्से में उसे घूरा, जबकि आदिका जोर जोर से हंस रही थी। आदिका यार, ये क्या कर दिया? माही ने कुछ देर उसे घूरने के बाद टिश्यू पेपर उठाया और अपनी आईब्रोज ठीक करने लगी। मैं यहाँ इतनी दूर से तुमसे मिलने आई हूँ और एक तुम हो जो ऐसे तैयार हो रही हो जैसे आज शादी है तुम्हारी। वो बेड पर बैठते हुए बोली तो माही ने आईने में देखते हुए ही उसे घूरा। बड़ा एहसान कर दिया ना जैसे। एहसान तो क्या है? अच्छा बताओ क्यों बुलाया था? अच्छे खासे पटाखे जला रही थी, कितना मज़ा आ रहा था। तो यहाँ जला लेना पटाखे, पापा लाए हैं ना बहुत सारे। वो आज देवांश की फैमिली आने वाली है ना, तो मैं थोड़ा नर्वस फील कर रही थी। वैसे तो मैं उनसे पहले भी मिल चुकी हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों आज थोड़ी घबराहट हो रही है, इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया। तुम साथ रहती हो तो मुझे टेंशन नहीं रहती। फिक्र मत करो, सब अच्छा होगा एंड हैप्पी दिवाली। आदिका ने उठकर उसे साइड हक किया तो माही मुस्कुराकर उसके हाथों पर अपना हाथ रखे। वो दोनों बातें कर रही थी जब उन्हें बाहर गाड़ियों के आने की आवाज़ आई। लगता है देवांश और उसकी फैमिली आ गई, माही ने कहा और बाहर सीढ़ियों के पास आ गई। उसके पेरेंट्स देवांश और उसके पेरेंट्स का वेलकम कर रहे थे। देवांश की फैमिली ज़्यादा बड़ी नहीं थी, उसके मम्मी पापा और एक छोटी बहन थी, लेकिन वो नहीं आई थी, सिर्फ देवांश और उसके पेरेंट्स आए थे। देवांश के पेरेंट्स सोफे पर जाकर बैठ गए तो उनके पीछे देवांश आया। ऑलिव ग्रीन कलर की शर्ट और फॉर्मल ब्लैक पैंट में वो हमेशा की तरह बहुत हैंडसम लग रहा था। उसने हल्के से मुस्कुराकर माही के पेरेंट्स को दिवाली विश किया और फिर सोफे पर बैठ गया। पीछे नौकर ढेर सारी मिठाइयाँ और तोहफे लेकर आ रहे थे जो देवांश के पेरेंट्स आए थे अपने साथ। माही वापस कमरे में आ गई जहाँ आदिका बेड पर चुपचाप बैठी थी। चलो आदिका नीचे चलते हैं, माही ने मुस्कुराकर कहा तो वो सिर उठाकर उठ गई। माही, लेकिन देवांश को तो अभी तक नहीं पता ना कि तुम माही हो, लेकिन उसके पेरेंट्स को तो पता है ना कि तुम ही माही हो। वो लोग जब मेरे बारे में पूछेंगे तो तुम क्या जवाब दोगी? आदिका ने रुक कर कहा तो माही भी थोड़ा सोच में पड़ गई। तुम फिक्र मत करो,
आज जैसे ही मौका मिलेगा मैं देवांश को सब कुछ सच बता दूंगी। उसकी बात पर आद्विका ने सर हिलाया और वो दोनों नीचे आ गई। सीढ़ियां उतरते वक्त सबकी नजरें उन दोनों पर पड़ी तो वो सभी मुस्कुराकर उन्हें देखने लगे। देवांश के पेरेंट्स मुस्कुराकर माही को देख रहे थे। देवांश की नजर भी उन दोनों पर ही टिकी हुई थी कि तभी उसका फोन रिंग हुआ। वो सबको एक्सक्यूज करता हुआ वहां से चला गया तो माही और आद्विका ने राहत की सांस ली। माही ने जल्दी से आकर देवांश के पेरेंट्स को नमस्ते कहा, उन्हें दिवाली की शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्हें आद्विका से भी मिलवाया। आद्विका ने भी उनको दिवाली की शुभकामनाएं दी और फिर वो दोनों वहां बैठ गई। माही उनसे बातें करने लगी और आद्विका नोटिस किया कि माही के साथ देवांश के पेरेंट्स का व्यवहार बहुत ही अच्छा था। आद्विका को ये देखकर बहुत खुशी हुई। देवांश फोन करके बात करके लौटा तो वो सभी बातें कर रहे थे। आद्विका के पास वाली जगह खाली थी, इसीलिए देवांश उसके पास बैठ गया। आद्विका एक पल को हड़बड़ा गई। उसने देवांश को देखा तो उसने मुस्कुराकर उसे दिवाली विश किया। आद्विका जबरदस्ती मुस्कुराई। देवांश के पास बैठना उसे अनकंफर्टेबल कर गया, लेकिन वो वहां से उठ भी नहीं सकती थी, इसीलिए चुपचाप बैठी रही। रेनू ने सबको खाने के लिए बोला तो सब उठ गए। आद्विका भी चैन की सांस लेकर उठ गई। इस बार वो माही के पास बैठी थी और माही देवांश के पास। खाना खाने के बाद सब लोग थोड़े पटाखे फुलझड़ियां जलाने बाहर आ गए। आद्विका और माही बहुत खुश होकर पटाखे जला रही थी। देवांश बाकी सबके साथ मुस्कुराकर उन्हें देख रहा था। देवांश, वो मुझे कुछ बात करनी थी तुमसे। माही सबका ध्यान दूसरी तरफ देखकर उसके पास आई। बोलो। यहाँ नहीं, अंदर चलते हैं, उसने कहा तो देवांश उसके साथ घर के अंदर चला गया। हे ठाकुर जी, आज सब ठीक कर देना प्लीज। देवांश सच जानकर माही से नाराज ना हो। आद्विका ने उन्हें चाहते देख मन ही मन कहा, अरे ये माही कहाँ गई? कुछ देर बाद रेनू ने माही को वहां ना देखकर आद्विका से सवाल किया। वो आंटी देवांश के साथ अंदर गई है, शायद कोई जरूरी बात करनी होगी। अच्छा, मैं देखती हूँ। नहीं नहीं आंटी, आप मत जाओ, मेरा मतलब है उन्हें अकेले रहने दो, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे तभी तो एक दूसरे को जान पाएंगे ना। आद्विका की बात रेनू को ठीक लगी, इसीलिए वो अंदर जाने के बजाय देवांश की माँ के पास चली गई। माही देवांश को अपने साथ ऊपर छत पर ले आई थी और वो कुछ उलझा हुआ सा उसे देख रहा था, जबकि माही कुछ हिचकिचा रही थी। क्या बात करनी थी तुम्हें? उसे चुप देखकर देवांश ने ही पूछ लिया। वो मैंने एक झूठ बोला था तुमसे, उसने रुक कर कहा। देवांश सवालिया नजरों से उसे देखने लगा। मैं आद्विका नहीं, माही हूँ। आद्विका वो है जिसे तुम माही समझते हो, उसने सर झुकाकर कुछ डरते हुए कहा। देवांश हैरानी भरे भावों से उसे देखने लगा, मानो समझने की कोशिश कर रहा हो कि उसने जो सुना वो सच था। उसे चुप देखकर माही ने अपनी बात आगे जारी रखी। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी और ये बात मेरे पेरेंट्स मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने मुझे फोर्स किया तुमसे मिलने के लिए, लेकिन मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती थी। तुम जानते हो, बचपन में हम दोनों की एक दूसरे से बिल्कुल नहीं बनती थी, इसीलिए मेरी नज़रों में तुम्हारी इमेज बहुत ख़राब थी। मुझे लगा तुम अभी भी वैसे ही हो और उसी के बेस पर मैंने तुमसे शादी करने से इनकार कर दिया था। पता नहीं क्या था कि मैं एक बार तुमसे मिलने के लिए भी खुद को तैयार नहीं कर पाई, इसीलिए मैंने आद्विका को माही बनाकर तुम्हारे पास भेज दिया और उसने मेरे कहने पर जानबूझकर तुम्हें इरिटेट किया ताकि तुम खुद ही शादी से इनकार कर दो। वो नजरें झुकाए शर्मिंदगी से बोले जा रही थी। देवांश खामोशी से उसे सुनता रहा। अब तुम क्या चाहती हो? उसने कुछ देर बाद सपाट लहजे में पूछा। माही ने सर उठाकर उसे देखा। उसका चेहरा बिल्कुल भावहीन नजर आ रहा था। वो कुछ भी अंदाजा नहीं लगा पा रही थी। मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। वो फिर से गर्दन झुकाकर अभी बोल ही रही थी कि देवांश ने उसकी बात काटी। मैंने पूछा, तुम क्या चाहती हो? अब क्या फैसला है तुम्हारा? मुझसे शादी करना चाहती हो या नहीं? उसके सवाल माही को हैरान कर गए थे, लेकिन फिर वो जल्दी से बोली, हाँ करना चाहती हूँ। मैंने जो किया वो महज मेरा बचपना था। तुम मुझे पसंद हो, मैं तुम्ही से शादी करना चाहती हूँ। माही ने जल्दी से अपने दिल की बात बता दी थी कि क्या पता वो नाराज़ होकर उसकी बात ही ना सुने। देवांश ने कुछ देर खामोशी से उसे देखा और फिर बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। माही उसे रोक भी नहीं पाई। नीचे देवांश और माही के पेरेंट्स आपस में कुछ बातें कर रहे थे। पास में ही आद्विका अपने हाथों को आपस में उलझाए कुछ परेशान सी बैठी थी। जब देवांश उसे सीढ़ियाँ उतरते दिखा, वो उसे गौर से देखने लगी, लेकिन देवांश के चेहरे को देख वो कुछ भी नहीं बोल पाई। इसीलिए उसने देवांश के पीछे आती माही के से इशारे में पूछा, जिस पर उसने होले से सर हिला दिया था, जबकि अंदर ही अंदर वो इस बात पर परेशान हो रही थी कि जाने देवांश का क्या फैसला होगा। तो क्या फैसला लिया तुम दोनों ने? क्या तुम दोनों तैयार हो शादी के लिए? देवांश के पापा जिग्नेश पारेख ने दोनों को बारी बारी देखते हुए पूछा, जिस पर वो दोनों दो पल को खामोश रहे। हमारी माही की तरफ से तो हाँ है। तुम बताओ देवांश, क्या तुम माही से शादी करने के लिए तैयार हो? रेनू को माही के दिल का हाल पता था, इसीलिए वो देवांश को चुप देख जल्दी से पूछने लगी। देवांश ने गहरी सांस ली। उसके पेरेंट्स भी उसे ही देख रहे थे। मेरी तरफ से भी हाँ है, मैं माही से शादी करने के लिए तैयार हूँ।
वो चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए बोला तो सबके चेहरे खिल गए। माही को तो एक पल को यकीन ही नहीं आया, लेकिन जब आद्विका ने खुश होकर उसे गले लगाया तो वो दिलकशी से मुस्कुरा दी। रेनू ने जल्दी से मिठाइयाँ मंगवाई और सबका मुंह मीठा करवाया। सब बहुत खुश थे, आद्विका भी। लेकिन देवांश आद्विका को देख कुछ सोच रहा था। तभी उसका फोन बजा। वो बात करने के लिए एक तरफ चला गया। अंत भला तो सब भला, इसी खुशी में एक और मिठाई खाओ। आद्विका ने माही के कान में धीरे से बोलते हुए जबरदस्ती उसके मुंह में काजू की कतली डाल दी, जिस पर माही ने उसे आंखें दिखाई, लेकिन वो खुलकर हंस दी। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसके सिर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया था। वो खुश थी, बहुत ज्यादा खुश, ये सोचकर कि अब उसे कोई झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। सारी मिठाई मुझे ही खिलाओगी क्या? ये पकड़ो, और एक काजू कतली देवांश को भी खिला कर आओ मेरी तरफ से। और ये भी पता करो कि वो मुझसे नाराज तो नहीं है ना, क्योंकि जब मैंने उसे सच बताया तो वह कुछ भी नहीं बोला था, और यही बात मुझे परेशान कर रही है। वो मिठाई के प्लेट उसके हाथ में थमाती एक ही सांस में बोल गई। जबकि आद्विका की मुस्कान कुछ मध्यम बढ़ गई। उसने देवांश से अभी तक एक लफ्ज़ बोलना तो दूर की तरफ उसकी तरफ देखा भी नहीं था। उसे देवांश के पास जाने में हिचकिचाहट हो रही थी, क्योंकि उसे एहसास था कि वो इतने दिनों से उससे झूठ बोल रही थी। लेकिन वो चुपचाप प्लेट लेकर उठ गई कि पहले तो वो माही को मना नहीं कर सकती थी, और दूसरा झूठ उसने भी तो देवांश से बोला था। वो ऐसे में माफ़ी मांगना तो बनता था। वो धीमे कदमों से चलकर उसके पीछे खड़ी हो गई। इसका एहसास पाकर देवांश उसकी ओर पलटा। उसे देख वो कुछ हैरान हुआ था, लेकिन आद्विका ज़बरदस्ती मुस्कुराई। मैं बाद में कॉल करता हूँ, उसने कहकर फ़ोन काटा और आद्विका को गहरी नज़रों से देखने लगा, जिससे आद्विका कुछ नर्वस हो गई थी। वो कॉन्ग्रेचुलेशंस, उसने हड़बड़ाकर कहा और मिठाई की प्लेट उसके आगे कर दी। देवांश ने पहले उस प्लेट को देखा और फिर उसे। आद्विका ने देवांश के आगे मिठाई की प्लेट की, लेकिन उसे हाथ भी नहीं लगाया। जानती हूँ मैंने और माही ने तुमसे बहुत सारे झूठ बोले, लेकिन यकीन मानो हम दोनों बहुत शर्मिंदा हैं। तुम प्लीज़ हम दोनों की गलती को माफ़ कर दो। आज दिवाली है, क्यों ना हम पहले का सब कुछ भूलकर एक नई शुरुआत करें? ठीक कह रही हो तुम, नई शुरुआत तो करनी पड़ेगी, वो आराम से बोला और प्लेट में से एक छोटा सा टुकड़ा उठा लिया। आद्विका मुस्कुरा दी। ओके देन, मैं आद्विका पटेल, माही के बेस्ट फ्रेंड। तुम्हें माही के बारे में कुछ भी जानना हो तो मुझसे जान सकती हो। आद्विका मुस्कुराकर अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया, जिसे देवांश ने भी मुस्कुराकर थाम लिया था। तुम माही से नाराज़ तो नहीं हो ना? उसे अचानक माही की बातें याद आ गई। बिल्कुल नहीं, उसने कहा। चलो बढ़िया है कि सब गलतफहमियां दूर हो गई, अब सब ठीक है। माही ना बहुत अच्छी है, तुम दोनों की जोड़ी बेस्ट होगी, वो खुश होकर बोली। देवांश खामोशी से उसे देखता रहा। इतने दिनों में वो आज पहली बार उससे इतना नॉर्मली बात कर रही थी। माही बहुत खुश है और तुम भी खुश हो ना? आद्विका ने उससे पूछा। मुझसे ज़्यादा तो शायद कोई खुश नहीं होगा, वो उसे गहरी नज़रों से देखते बोला और फिर मुस्कुराकर वहाँ से चला गया। आद्विका को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर वो सर झटक कर वहाँ से माही के पास चली गई। उसे अपने और देवांश के बीच हुई सारी बातें बताई तो माही को थोड़ी तसल्ली हुई, ये जानकर कि देवांश उससे नाराज़ नहीं था। कुछ देर बाद देवांश और उसके पेरेंट्स वहाँ से चले गए थे। आद्विका माही के कमरे में आ गई और हितेन को कॉल किया ताकि वो उसे लेने आ जाए। दोनों मज़े से बातें कर रही थी जब हितेन आद्विका को लेने आ गया था। माही उसे बाहर तक छोड़ने आई थी। उसने हितेन को दिवाली विश किया था, साथ ही उसे कुछ देर रुकने को भी बोला था, लेकिन वो देर हो रही है कहकर आद्विका के साथ चला गया। हितेन, चलो ना आइसक्रीम पार्लर चलो, मुझे आइसक्रीम खानी है। कुछ दिन पहले जो आइसक्रीम का स्वाद चखा था ना, उसे भूल गई हो क्या? मैं कुछ भी नहीं भूली हूँ, बल्कि मेरे पास एक ज़बरदस्त न्यूज़ है। घर पर नहीं बता पाऊँगी, इसीलिए चलो ना थोड़ी देर वहाँ चलते हैं। वैसे भी 2 दिन बाद तो तुम चले ही जाओगे, मैं बहुत मिस करूँगी तुम्हें। वो उसे भावुक करने की कोशिश कर रही थी, जिसमें काफ़ी हद तक वो कामयाब भी हुई। लेकिन माँ से इंतज़ार कर रही होंगी, काफ़ी लेट हो गई है आद्विका, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तुम बस बोल देना मम्मी को कि ट्रैफिक ज़्यादा था प्लीज़। आखिरकार हितेन को मानना ही पड़ा था, लेकिन इस बार वो आइसक्रीम पार्लर नहीं गए, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही दूर था। हितेन दुकान से 2 आइसक्रीम कोन ले आया। वो दोनों सड़क किनारे खड़े बातें करते हुए अपनी आइसक्रीम का मज़ा ले रहे थे। जब आद्विका ने बताया कि माही ने देवांश को सब कुछ साफ क्लियरली बता दिया है, तो उसे भी खुशी हुई आद्विका के लिए कि वो उसके घर का माहौल जानता था। अगर उसकी फैमिली में किसी को ज़रा सी भी भनक लगती उसके झूठ की, तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकती थी। उसे भी तसल्ली थी कि अब सब कुछ ठीक था। उन दोनों से थोड़ा दूर सड़क के दूसरी ओर ब्लैक कार खड़ी थी, जिसके शीशे भी काले थे, लेकिन उसमें ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स की नज़रें सिर्फ आद्विका पर टिकी हुई थी। वो आज बाकी दिनों से ज़्यादा खुश नजर आ रही थी। आज उसके सर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया था। उसने आज गुलाबी रंग का फुल अनारकली सूट पहना था, जिसका नेट वाला बड़ा छरछरी दुपट्टा उससे संभल नहीं रहा था। वो कभी मज़े से आइसक्रीम खाती, हितेन से बात करती, तो कभी अजीब सा मुंह बनाकर अपने दुपट्टे को कंधे पर डालती, जो बार बार सरक कर नीचे आ रहा था।
वो शख्स कार में बैठा बहुत बारीकी से आद्विका के चेहरे के हाव भाव को नोट कर रहा था। थोड़ी देर बाद हितेन और आद्विका अपनी आइसक्रीम खत्म करके वहां से चले गए। वो कार पे दूसरी दिशा में मुड़ गई। दिवाली की छुट्टियां खत्म हुई तो 2 दिन बाद हितेन अपने शहर वापस चला गया। सेजल और आद्विका की स्कूल कॉलेज की छुट्टियां भी लगभग खत्म होने को थी। एक सुबह धवल अपने कमरे में ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था और आद्विका किचन में अपने भाई का टिफिन पैक कर रही थी, क्योंकि उसकी मम्मी उसके पापा के साथ किसी रिश्तेदार के यहाँ एक फंक्शन में चली गई थी। ये लो भैया आपका टिफिन। धवल बाहर आए तो आद्विका ने खाने का डिब्बा उसके हाथ में थमा दिया। मैं चलता हूँ, तुम अच्छे से दरवाज़ा बंद कर लो और दोनों घर पे ही रहना। अगर कोई और आए तो कह देना घर पे मम्मी पापा नहीं हैं, जब वो हो तब आए। ध्यान रखना और अपना और सेजल का। धवल उसे ढेर सारी हिदायतें देता बोला तो उसने चुपचाप अच्छे बच्चे की तरह सर हिलाकर हामी भरी। वो चला गया तो आद्विका ने दरवाज़ा बंद करके राहत की सांस ली। वो भी उसकी मम्मी की तरह बहुत स्ट्रिक्ट था। आद्विका जब अपने कमरे में आई जहाँ सेजल अभी तक चद्दर ताने सो रही थी, उसने उस पल उसे घूरा और फिर उसके पास आकर चद्दर खींच ली। सेजल हड़बड़ा कर उठ गई। कुंभकर्ण की आत्मा घुस गई है कि तुम्हारे अंदर? अगर घुस भी गई है ना तो फौरन निकाल दो उसे, क्योंकि कल से स्कूल खुलने वाले हैं। बहुत मना ली छुट्टियाँ। अब जल्दी से हाथ मुँह धोकर बाहर आओ। अपने लिए नाश्ता बना रही हूँ, तुम्हारे लिए भी बना दूंगी, वरना रहना सारा दिन भूखी। वो अपनी बात कहकर इतराते हुए वहाँ से चली गई, जबकि पीछे सेजल ने उसे कमरे से बाहर निकलने तक घूरा। आद्विका ने जल्दी से अपना और सेजल का नाश्ता बनाया। तब तक सेजल भी नहाकर बाहर आ गई थी। दोनों नाश्ता करने बैठ गई, एक दूसरे से कोई बात नहीं की। नाश्ते के बाद सेजल अपनी किताबें वगैरह देखने लगी, क्योंकि उसे वाकई अगले 2 दिन से स्कूल जाना था। और आद्विका मजे से अपना फ़ोन चलाने लगी। बाकी का सारा दिन भी उसने सिर्फ फ़ोन चलाने में सोने में बिताया था। शाम को उसके मम्मी पापा वापस आ गए थे तो वो अपनी मम्मी के साथ खाना खाने की तैयारी में लग गई थी। अगले दिन आद्विका जैसे ही कॉलेज पहुंची, उसकी नज़र माही और देवांश पर ठहर गई। देवांश अपनी कार से माही को ड्रॉप करने आया था और वो दोनों अब कार के पास खड़े बातें कर रहे थे। आद्विका पहले तो उनके पास जाने लगी थी, लेकिन फिर ये सोचकर नहीं गई कि वो दोनों शायद कोई पर्सनल बातें कर रहे होंगे। वो चुपचाप कॉलेज के अंदर चली गई। माही की पीठ थी उसकी ओर, इसीलिए वो उसे नहीं देख पाई। अरे तुम आ गई हो, और मैं अभी तुम्हें ये सोचकर कॉल करने वाली थी कि तुम शायद आज नहीं आओगी। माही ने उसे क्लास में बैठे देखा तो उसके पास आती बोली, बस अभी आई थोड़ी देर पहले ही। अच्छा आद्विका, पहले मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे तुम्हें गुड न्यूज़ देनी है। आद्विका अपनी बुक खोलने लगी तो माही ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका। गुड न्यूज़? कौन सी गुड न्यूज़? आने वाले मंडे को मेरी और देवांश की एंगेजमेंट फिक्स हो गई है, वो चहकते हुए बोली। क्या? वो उसकी बात पर चौंकी। वो मुस्कुरा रही थी। लेकिन इतनी जल्दी? आद्विका को यकीन नहीं आ रहा था। वो इतनी जल्दी में जुड़ने वाले रिश्तों की तरफदारी नहीं करती थी। हाँ जल्दी तो है, लेकिन क्या है ना कि देवांश इसी हफ्ते सगाई करना चाहता है, तो मेरे पेरेंट्स ने भी उसकी बात मान ली। वो जल्दी सगाई करना चाहता है, इसीलिए तुम भी मान गई। तुम तो कहती थी कि तुम अपनी सगाई शादी को खूब एंजॉय करोगी, 1 हफ्ते में कर लोगी अपने सारे सपने पूरे। वो उसके बाद थोड़ी सुन खफा हो गई थी। आद्विका यार, लाइफ में हमेशा वही तो नहीं हो सकता ना जो हम चाहते हैं। कभी कभी हमारे अपनों की खुशी में भी खुश होना पड़ता है, और मैं चाहती हूँ देवांश की खुशी में खुश होना। अगर वो 1 हफ्ते बाद सगाई करना चाहता है तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने किसी के दबाव में नहीं, बल्कि अपनी खुशी से हाँ की है। उसने आद्विका की फिक्र महसूस कर प्यार से समझाया। आद्विका 2 पल को तो चुप हो गई, उसकी बातों के बारे में सोचने लगी। तभी क्लास में प्रोफेसर आ गए तो उसने अपना सर झटका और अपनी बुक खोली। माही ने भी चुपचाप अपनी बुक खोल ली थी। और फिर क्लास खत्म होने के बाद आद्विका बिल्कुल नॉर्मल थी, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि माही देवांश को बहुत चाहने लगी है। और जब हम किसी को चाहते हैं तो उसकी खुशी में हमें खुद की खुशी से ज़्यादा अहम लगती है, जो कि किसी भी सूरत में गलत तो नहीं है। और अगर माही खुश है तो वो क्यों बेवजह की बातें दिमाग में लाकर उसे परेशान करे। एक बड़ा सा सफ़ेद रंग का बंगलो था जिसके आसपास काफ़ी हरे भरे पौधे लगे हुए थे। उन सब की सलीके से कटाई भी की गई थी। आसपास फैली खूबसूरत हरियाली के बीचों बीच वो सफ़ेद बंगलो अपनी अनूठी छवि बिखेर रहा था। बंगलों के बाहर बने बड़े से लोहे के गेट के पास नेम प्लेट लगी थी, जिस पर साफ सुनहरे शब्दों में पारीक विला लिखा हुआ था। वो विला राजकोट के सबसे पौश इलाके में बना हुआ था। देवांश के पापा जिग्नेश पारीक गुजरात के एक बड़े व्यापारी थे। देवांश ने भी अपने MBA के बाद अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लिया, जिस पर अब उसकी काफ़ी अच्छी पकड़ बन गई थी। वो बिजनेस में अच्छे से सेटल हुआ तो उसके पेरेंट्स ने उसकी शादी का मन बना लिया। और गनीमत थी कि इस बार देवांश ने मना नहीं किया, वरना तो वो पहले भी कई बार शादी से इनकार कर चुका था। और अब उसने ना सिर्फ शादी के लिए हाँ भी की, बल्कि सगाई भी 1 हफ्ते बाद करना चाहता था। और ये बात उसके पेरेंट्स को हजम नहीं हो रही थी। समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा है बेटा कि देवांश इतनी जल्दी सगाई को क्यों करना चाहता है।
मैंने पूछा भी था लेकिन उसने बात टाल दी। अब 1 हफ्ते बाद सगाई है, तुम फौरन अपनी लीव की एप्लीकेशन दो, घर आओ। दिवाली पर नहीं आई तो हम सब ने अपने मन को समझा लिया, लेकिन अब देवांश की एंगेजमेंट में तो तुम्हें आना ही होगा और अब मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी। देवांश की मॉम आशा फोन पर अपनी बेटी क्यारा से बोली, जो दूसरी तरफ क्यारा ने भी हामी भरकर फोन काट दिया। देवांश की बहन क्यारा दिल्ली में रहकर पढ़ाई करती थी। दिवाली के वक्त उसका एक इम्पोर्टेंट असाइनमेंट चल रहा था, जिसकी वजह से वो छुट्टियों में अपने घर नहीं आ पाई थी। लेकिन अब तो उसे आना ही था। देवांश उसका इकलौता भाई था, वो उसकी एंगेजमेंट स्किप नहीं कर सकती थी। लेकिन ये सवाल तो उसके दिमाग में भी था कि हमेशा शादी से दूर भागने वाला उसका भाई इतनी जल्दी सगाई क्यों कर रहा है। आशा ने क्यारा से बात करके फोन रखा तो कुछ राहत हुई। क्यारा बहुत वक्त से घर नहीं आई थी। आशा को इस बात की भी खुशी थी कि देवांश की सगाई के बहाने ही सही कम से कम उसकी बेटी कुछ दिन उसके पास रहने को तो आएगी। आशा ने फिर से अपना फोन उठाया और इस बार रेनू को कॉल मिला दी, क्योंकि उसे रेनू के साथ शॉपिंग पर जाना था। कुछ देर रेनू से बात कर वो कमरे में जाकर तैयार हुई और फिर ड्राइवर के साथ घर से निकल गई। आद्विका कॉलेज के बाद अपने घर आ गई। वो कपड़े बदलकर जब बाहर आई तब उसकी मम्मी ने उसके लिए गर्मा गर्म खाना गर्म कर दिया था। मम्मी, अगले हफ्ते माही की सगाई है। उसने खाना खाते हुए अपनी मम्मी से कहा। क्या इतनी जल्दी? वो थोड़ी हैरान हुई। देवांश रेनू आंटी की फ्रेंड का बेटा है, वो सब अच्छे से जानते हैं उसे। देवांश कौन? जिसका माही के साथ रिश्ता पक्का हुआ है। और कौन? अच्छा, चलो अच्छा है, लड़कियों की शादी सही उम्र में हो जाए तो ठीक रहता है, वरना 2-3 साल भी ऊपर नीचे हुए तो ढंग के रिश्ते नहीं मिलते। सोच रही हूँ तुम्हारे लिए भी लड़का देखना शुरू कर दूँ। अभी से ढूंढेंगे तभी ना कोई ढंग का लड़का मिलेगा। शोभा की बातें सुन आद्विका की आंखें बड़ी हो गई। मम्मी यार, मैंने इसीलिए आपको नहीं बताया था। अभी से कोई लड़का देखने की क्या जरूरत है, अभी तो मैं कितनी छोटी हूँ। हाँ, तुम तो सेजल से भी छोटी हो, लेकिन क्या करें, शादी तो करनी है ना तुम्हारी। शोभा ने बर्तन उठाते हुए कहा, किचन में चली गई। आद्विका सोचने लगी कि कैसे उसकी मम्मी का ध्यान भटकाया जाए उसकी शादी वाली बात से। अचानक उसके दिमाग में ख्याल आया और वो किचन की ओर लपकी। मम्मी, मेरी शादी का ख्याल छोड़ो और भैया की शादी के बारे में सोचो। वो मुझसे बड़े हैं, पहले उनकी शादी होनी चाहिए ना। इतना दिमाग मुझ में भी है, लेकिन तुम भी इसी घर में रहती हो, जानती हो ना, जब भी उससे शादी की बात करो तो बात को टाल देता है। ऐसे में क्या करें हम? जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना। हाँ, बेटे के साथ नहीं कर सकते, लेकिन बेटी के साथ कर सकते हैं, वो मन में ही बोली। शोभा से कहने की हिम्मत भी नहीं थी। मम्मी, कहीं ऐसा तो नहीं कि भैया किसी को पसंद करते हैं? आद्विका 2 पल रुककर धीरे से बोली तो शोभा के बर्तन धोते हाथ एक झटके से रुके थे। क्या बोली तुम? नहीं, मैं बस अपनी पॉसिबिलिटी बता रही हूँ कि शायद ऐसा भी हो सकता है, वरना आप ही बताओ। भैया हमेशा शादी का नाम सुनते क्यों उठकर चले जाते हैं? आद्विका की बात सुन शोभा सोच में पड़ गई। आद्विका अपना तीर सही जगह पर लगता देख मन ही मन मुस्कुराई। उसने 1-2 बार धवल को किसी लड़की से बात करते देखा था, तभी वो अपनी मम्मी को ये बात बता रही थी। पता है आपको मम्मी, मेरी क्लास में एक लड़की है, उसका भाई भी शादी के नाम से भैया की तरह ही भागता रहता था और एक दिन उसकी अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करके घर आ गया। मेरी फ्रेंड बता रही थी उसके घर में सबको इस बात का बहुत शौक लगा था। शोभा को चुप देख आद्विका आगे बोली और उसकी सारी बातें शोभा के दिमाग में गहरी बैठती जा रही थी। ठीक कह रही हो तुम, हमें अब धवल की शादी में ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए। मैं आज ही तुम्हारे पापा से बात करूंगी। वो कुछ सोचते हुए बोली तो आद्विका मुस्कुराकर होंठों में दबाती सिर हिलाकर बाहर आ गई। वो बहुत खुश थी ये सोचकर कि फिलहाल उसकी मम्मी के सिर से उसकी शादी का भूत उतर चुका था। थैंक गॉड, शादी वाली मुसीबत टली। अब मैं टेंशन फ्री होकर माही की सगाई एंजॉय करूंगी। वो खुश होकर अपने आप में ही बोली और फिर कमरे में चली गई। उसे भाई की शादी की बड़ी एक्साइटमेंट थी। अगली सुबह शोभा ने नाश्ते के वक्त ही धवल की शादी की बात छेड़ दी, जिस पर वो कुछ उखड़े मूड के साथ बात को टालता ऑफिस के लिए निकल गया और उसका ऐसा बर्ताव शोभा को आद्विका की बात पर यकीन करने पर मजबूर कर रहा था। आद्विका कॉलेज आई तो माही कॉलेज बंक करके उसे अपने साथ स्पा थेरेपी के लिए ले गई, जहाँ आद्विका को भी उसकी बात मानकर उसके साथ जाना पड़ा। माही उसके बिना जाने को तैयार नहीं थी। वो दोनों स्पा से बाहर निकली तो वहाँ देवांश को देख माही खुश हो गई, लेकिन आद्विका के माथे पर बल पड़ गए। इसे तुमने यहाँ बुलाया है? उसने धीरे से माही के कान में पूछा। नहीं, बुलाया तो नहीं था, लेकिन मैंने उसे कॉल की थी, बताया था कि तुम और मैं स्पा आए हैं। वैसे अच्छा हुआ देवांश आ गया, अब ये हमें घर ड्रॉप कर देगा। आद्विका उसकी बात सुन चौंकी। क्या मतलब घर ड्रॉप कर देगा? आद्विका ने हैरानी से पूछा। वो दरअसल मम्मा को कुछ ज़रूरी काम से जाना था, इसीलिए मैंने ड्राइवर को भेज दिया। उसके बाद सुन आद्विका ने उसे 2 पल घूरा, लेकिन बोले कुछ नहीं। देवांश उन दोनों के पास आ गया। आद्विका बेबन से उसकी ओर कार में बैठ गई। वहीं देवांश के साथ आगे बैठ गई थी और वो दोनों कुछ हल्की फुल्की बातें कर रही थी। आद्विका को ऐसा महसूस हो रहा था मानो कबाब में हड्डी बन गई हो। अरे तुम ये कहाँ जा रहे हो? हम तो कॉलेज जा रहे थे ना। कॉलेज वाला रास्ता ना देखकर आद्विका ने हैरानी से पूछा। उसे लग रहा था देवांश उन दोनों को कॉलेज ड्रॉप करेगा। क्या तुम्हें कॉलेज क्यों जाना है? उसे रियर मिरर व्यू से देखते हुए सवाल किया। क्योंकि हम कॉलेज से स्पा गए थे तो तुम हमें वहीं छोड़ोगे ना। वो उसे अपने
घर अपने मोहल्ले में ले जाने का रिस्क नहीं ले सकती थी। हाँ, लेकिन कॉलेज तो बंद हो चुका है, वहाँ जाकर क्या करोगे तुम? मैं तुम दोनों को तुम्हारे घर ड्रॉप कर दूंगा। माई के घर का एड्रेस तो मुझे पता है, तुम अपने घर का एड्रेस बताओ। नहीं नहीं, तुम मुझे यहीं उतार दो, मैं खुद चली जाऊंगी। ये क्या बोल रही हो? मैं तुम्हें बीच सड़क में कैसे छोड़ सकता हूँ? देवांश ने माथे पर बल डालते हुए पूछा। अब एक काम करो, तुम हम दोनों को हमारे घर ड्रॉप कर दो। आदिका वहां से अपने घर चली जाएगी। उन दोनों के पास सुन माही बोली, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हारा ड्राइवर किसी काम से गया है। देवांश ने उससे सवाल किया तो वो एकदम चुप हो गई, जबकि आदिका उन दोनों को बारी बारी गुस्से से घूर रही थी। हाँ, मैं तो ये बात भूल ही गई थी। देखो, मैं तुम्हारे साथ कहीं जाने नहीं वाली, तुम मुझे यहीं उतार दो। आदिका चिढ़कर बोली, मैंने अभी कहा मैं तुम्हें रास्ते में नहीं छोड़ सकता। तुम दोनों को सेफली घर पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है। तुम अपना एड्रेस बताओ। अरे पर मैंने कहा ना एड्रेस बताओ। वो उसके बाद कार थोड़ी सख्ती से बोला तो आदिका ने चिढ़कर चेहरा फेर लिया। वो कुछ आगे बोल नहीं तो माही को मजबूरन उसे उसके घर का पता देवांश को बताना पड़ा। उनके पास इसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं था। वैसे भी माही चाहती थी देवांश आदिका को भी उसके घर ड्रॉप कर दे। वो उसके काम से उसके साथ गई थी, उसे अच्छा नहीं लगता। आदिका उसकी वजह से बसों के धक्के खाती। माही का घर आदिका के घर से पहले आता था। उसका घर आया तो वो कार से उतर गई। उसने आदिका और देवांश को बाय किया, लेकिन आदिका कुछ बोली नहीं। देवांश को एक स्माइल पास कर अपने घर के अंदर चली गई। आके बैठो। माही के जाने के बाद देवांश आदिका से बोला, क्यों? उसने गुस्से में देवांश को देखा तो वो हल्के से मुस्कुरा दिया। क्योंकि मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ, वो मुस्कुरा कर बोला। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हें अपना ड्राइवर बनाने का। तुम मेरे साथ जबरदस्ती मत करो, मैं खुद चली जाऊंगी। वो शांति से बोली और फिर कार से उतर गई। हे वेट! देवांश भी उसे आवाज़ देता फौरन बाहर निकला। इतनी क्यों जजमेंटल हो रही हो? तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा हूँ। वो थोड़ा चिढ़कर बोला। थैंक यू सो मच, तुमने मेरा भला सोचा, लेकिन मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है। वो बोलकर जाने को पलट गई, लेकिन तभी देवांश ने उसकी कलाई पकड़ ली। आदिका को एक झटका सा लगा, उसे ये उम्मीद नहीं की थी। वो हैरानी से उसे देख उसकी ओर पलटी। मुझे वो लड़कियां पसंद नहीं जो बेवजह की जिद करती हैं। वो उसकी कलाई पर पकड़ मजबूत करता हुआ कुछ गुस्से से बोला, जबकि उसे ऐसे बर्ताव पर आदिका एक पल को फ्रीज हो गई। देवांश को अचानक एहसास हुआ कि वो क्या कर रहा है। उसने फौरन आदिका की कलाई छोड़ दी। आई एम रियली सॉरी यार, मैं बस किसी बात को लेकर स्ट्रेस्ड हूँ और तुम बार बार मना कर रही हो तो मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया। इट्स ओके। उसके बाद सुन वो संभल कर बोली। देवांश के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अब जल्दी बैठो, मुझे भी कहीं जाना है। देवांश ने उसके लिए फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोल दिया तो उसे मन मार कर बैठना पड़ा। देवांश ने भी फौरन ही ड्राइविंग सीट संभाल ली। आदिका ने सीट बेल्ट लगाई और खिड़की के बाहर देखने लगी। उसका घबराहट के मारे बुरा हाल था। वो आज तक कभी किसी अजनबी की कार में नहीं बैठी थी। उस पर देवांश एक लड़का था। किसी जानने वाले ने अगर उसे देवांश की कार में देख लिया तो उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। अब क्या हुआ? रास्ते में देवांश ने एक दुकान के सामने कार रोकी तो आदिका ने चिढ़कर पूछा। वह बस 2 मिनट में आया। वो उंगलियों से 2 मिनट का इशारा करता कार से उतर गया। आदिका ने गुस्से में उसे घूरा, लेकिन सिवाय उसका इंतजार करने की वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। देवांश अपने कहे अनुसार 2 मिनट में ही वापस लौट आया था। आदिका को कुछ राहत मिली। बस यहीं रोक दो। आदिका ने अपने मोहल्ले के बाहर ही कार रोकने को कहा तो देवांश ने फौरन ही ब्रेक लगाया। ओह, तुम यहाँ रहती हो? इनमें से कौन सा घर है तुम्हारा? आसपास बने घरों को देखते हुए पूछा। वो जो पीला घर दिख रहा है ना, उसके पीछे ही मेरा घर है। आदिका ने फौरन झूठ बोला। उसका घर 2-3 गली अंदर जाकर था। अगर वो देवांश को ये बात बताती तो वो पक्का उसे वहां ले जाने के लिए जिद करता, इसीलिए उसे सफेद झूठ बोल दिया। चलो, तुम्हें ड्रॉप के 1 कप चाय तो पिला ही सकती हो। वो अपनी सीट बेल्ट खोलने लगा तो आदिका ने जल्दी से मना किया। नहीं, हमारे घर पर चाय अच्छी नहीं बनती। अगर तुम्हें चाय पीनी है तो यहाँ से सीधा जाकर राइट में मुड़ जाना। थोड़ी आगे जाकर तुम्हें एक चाय की थोड़ी दिखेगी। वो काका बहुत अच्छी चाय बनाते हैं। नो थैंक्स। देवांश ने उसकी बात सुन अजीब सा मुंह बनाया। जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं चलती हूँ। 1 मिनट रुको। देवांश ने उसे रोका तो वो उसकी ओर पलटी। देवांश ने उसके आगे डेयरी मिल्क चॉकलेट का एक पैकेट कर दिया। मैंने तुम पर गुस्सा किया, उसका हर जाना। प्लीज़ ले लो, वरना मैं समझूंगा तुमने मुझे माफ़ नहीं किया। आदिका मना करने वाली थी, लेकिन फिर उसकी बात सुन उसने बेमन से ले ली। थैंक्स। वो बोलकर जल्दी से उतर गई। उसने देवांश के जाने का भी इंतजार नहीं किया था। फौरन ही उस गली में घुस गई थी जिसमें उसने देवांश को अपना घर बताया था। उसके जाने के बाद देवांश भी वहां से चला गया। आदिका ने घर आकर राहत की सांसें और देवांश की दी हुई चॉकलेट सेजल को दे दी। सेजल चॉकलेट देखकर बहुत खुश हो गई थी और आदिका कपड़े बदलकर सो गई। अगले दिन जब आदिका कॉलेज गई, माही को उसने बहुत डांटा था। उसकी वजह से कल वो इतनी टेंशन में आ गई थी। माही ने उससे वादा किया कि वो आगे से कभी भी देवांश को उसे ड्रॉप करने को नहीं बोलेगी। दोनों ने अपनी अपनी क्लासेस अटेंड की और फिर अपने अपने घर चली गई। माही को अपनी मम्मी के साथ शॉपिंग पर जाना था, सो वो शॉपिंग पर चली गई। वहीं आदिका भी अपनी मम्मी के साथ संध्या आरती के लिए मंदिर आई थी। वहीं उन्हें उसकी मम्मी की जानने वाली एक औरत मिल गई। आरती के बाद वो औरत शोभा से बातें करने लगी, जिसे आदिका चुपचाप खड़े सुन रही थी।
अच्छा आदिका, कल वो लड़का कौन था जिसकी बड़ी सी कार में तुम आई थी? वो औरत थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद असल मुद्दे पर आई। कल उस औरत ने आदिका को देवांश की कार से निकलते हुए देख लिया था। टू बी कंटिन्यूड।